हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज का हमारा टॉपिक है क्राइसिस ऑफ तोकुगावा रिजीम इन जापान। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लास्ट ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि तोकुगावा की जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी वो किन रूपों में बाकुहान प्रणाली के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन का कारण बनती है। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट्स कॉमोडर पेरी पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें बैरिंगटर मूर जूनियर का जो सेइंग है उसको कोट किया हुआ है और उस पर आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन भी दोस्तों वही है कि किस तरह से ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे आर्थिक और सामाजिक, वो किस तरह से डिसइंटीग्रेशन का कारण बनते हैं बाकुहान सिस्टम का। एंड फोर्थ क्वेश्चन भी दोस्तों वैसा ही है, कोट किया हुआ है किसी हिस्टोरियन का कि ये जो मूवमेंट था इट इज़ फ्रॉम विद इन नॉट फ्रॉम विदाउट, फ्रॉम इम्पल्स नॉट फ्रॉम इम्पैक्ट। आवेग के कारण हुआ ना कि अभाव के कारण। इसके वजह से तोकुगावा जो था वो ओवरथ्रो हो गया इन 1868 और इसको आपको एग्जामिन करने कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में। सो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। दोस्तों होता क्या है कि 1603 से लेकर 1869 तक जो जापान था वो तोकुगावा शोगुनेट के अधीन रहता है। इस समय जो वहाँ का वो जो कंट्री था वो सामंती सैन्य तानाशाहों के अंडर था, है ना। और यही वो टाइम था जिस समय जापान में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए था और उसमें जो सामंती थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जो समुराय थे वो टॉप पे होते थे उस कास्ट सिस्टम में। जापान की जो स्थिति थी वो ऐसे बहुत अलग थलग पड़ा हुआ था क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, उसकी जो विदेशी नीतियाँ थी उसके वजह से, क्योंकि वो पश्चिमी राष्ट्रों के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता था। लेकिन 1853 में दोस्तों क्या होता है, कॉमोडर मैथ्यू पेरी का अराइवल होता है और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और इनकी मांगों को इनकी मांगों को, ये जो वेस्टर्न पावर है इसकी मांग को वहाँ की शोगुनेट को स्वीकार करना पड़ता है। एंड ये जो इवेंट है इसके वजह से क्राइसिस आ जाता है, संकट आ जाता है जो कि फिर आगे चल के पतन का कारण बनता है तोकुगावा शोगुनेट का। और ये जो वेस्टर्न को जो एंट्री मिल रही है दोस्तों, ये जो था ना, विपक्षी जो लोग थे जापान में उनको एक मौका मिल गया था कि इसका यूज़ करे, है ना। ये जो अपमानजनक जो अतिक्रमण हो रहा था विदेशियों का उसको एज एन एक्सक्यूज़ वो यूज़ कर रहे थे। जो तोकुगावा जो शोगुनेट है ये एक बहुत ही प्रभावी गवर्नमेंट थी जापान की। एंड लेकिन दोस्तों इसका दिक्कत ये था कि ये सेंट्रलाइज नहीं था। जो शोगुन है वो पावर शेयर करता था लोकल दामियोस के बीच में और इस सिस्टम को बाकुहान कहा जाता था। इन शॉर्ट बाकुहान सिस्टम क्या था, जिसमें कि शोगुन और जो बकोफू थे वो राजनीतिक व्यवस्था को वो लोग साथ मिलकर चलाते थे, उसको बाकुहान कहा जाता था। बाकुहान एक कॉम्बिनेशन था बकोफू का और दामियोस का, जैसा कि मैंने बताया। तो बकोफू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन को देखता था और उनका कुछ सामंती डोमेन्स होता था, फ्यूडल डोमेन्स होता था जिसको कि हान कहते थे, जो कि दामियोस के अंडर होता था। ये जो दामियोस थे, हान क्या होता है दोस्तों, हान जो था वो राजा द्वारा दी गई जो जमीन थी ना उसी को हान कहते थे। और ये जो दामियोस थे वो राजा द्वारा दी गई ये जो जमीन है हान, उसका देखभाल करते थे और इनके अंडर कुछ सैनिक भी हुआ करते थे। जो तोकुगावा फैमिली थी वो 1/4 जितने भी उपजाऊ भूमि थी वो डायरेक्टली उनके अंडर थी, तोकुगावा फैमिली के अंदर। और जो बाकी ज़मीनें बच गई दोस्तों वो दामियोस के अंडर में होती थी। दामियों का अपना गवर्नमेंट था, अपना कैसल टाउन्स था, अपना टैक्स वो लगाते थे, अपना लैंड सिस्टम और अपना कोर्ट्स होता था। लेकिन इन दामियोस पर भी नज़र रखी जाती थी दोस्तों बाई सैंकिन कोताई सिस्टम। तो सैंकिन कोताई सिस्टम में क्या होता था कि दामियों पे नियंत्रण रखा जाता था। इस व्यवस्था में दामियों को, है ना, दामियों को अपने रेजिडेंस, अपना निवास, है ना, उसको ट्रांसफ़र करते रहना पड़ता था ईदो और हान के बीच में बारी बारी से। और जब वो एदो में रहता था तो शोगुन उस पर निगरानी रखते थे। और इतना ही नहीं, दामियों के साथ साथ उसके सैनिकों पर भी नियंत्रण रखा जाता था।
सो हम देखते हैं जो फॉल हुआ था तो तोकुगावा शोगुनेट का बहुत सारे कारणों से हुआ था। वॉर्स, जो रिवेलियन, ट्रीटीज जो हुए थे, ये इनका सबका कलेक्टिवली था रोल इसके फॉल के लिए। हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं, वो इस बात पे चाहे वो कितने भी डिबेट करें, लेकिन इस बात वो एग्री करते हैं कि हाँ, विदेशी आक्रमण और जो आर्थिक संकट था और जो क्रांतियां हो रही थी, ये सब क्या था, मेन रीजंस थे जिसके वजह से इस फ्यूडल गवर्नमेंट का विघटन होता है। और ये तोकुगावा शोगुनेट अबॉलिश हो जाता है 1868 में, बिकॉज ये जो साम्राज्यवादी जो विद्रोह से वो हार जाता है और जो पावर है वो इम्पेरर जो था जापान का उसके पास रिसॉर्ट हो जाती है, वहाँ फिर से बहाल हो जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों हिस्टोरियंस के क्या डिबेट थे। तो हिस्टोरियंस इसके स्वरूप पे काफ़ी विवाद करते हैं। बैरिंगटन मूरे जूनियर का कहना है कि जापान जो था वो एक फेडरल राज्य था, फेडरल स्टेट था, जो कि जिसका कि अंत होता है बिकॉज ऑफ ये जो पश्चिमी देश का जो प्रभाव पड़ रहा था, उसके वजह से इसका अंत होता है और साथ ही साथ आधुनिकीकरण भी आता है उसके साथ में। E.H. नॉर्मन का कहना है कि हम ऐसी सोसाइटी जिसमें कि राजनीतिक पावर एक्सक्लूसिवली आप कहाँ से ले रहे हो, जो कृषि उत्पादन हो रहा है उससे ले रहे हो, तो उसको मतलब फ्यूडल कहना मतलब माइट फेयरली बी कॉल्ड फ्यूडल ना। बट यहाँ पे वो एग्री उस चीज़ पे करते हैं, माइट लगाते हैं वो, लेकिन वो इस बात पे डिसएग्री करते हैं, असहमति दिखाते हैं कि वेस्ट का इम्पैक्ट था इसके फॉल पे। इस बात पे वो डिसएग्री करते हैं E.H. नॉर्मन। एंड रिसेंटली कुछ हिस्टोरियन जैसे कि एंड्रयू गॉर्डन एंड जापानीज हिस्टोरियन जैसे कि आसाकावा एंड फुदुका तोकुजू, ये इस बात पर इस चीज़ से डिनाई करते हैं कि अगर कोई जगह, कोई स्टेट इतना हाईली सेंट्रलाइज था तोकुगावा जापान की तरह, तो हम उसको फ्यूडल कैसे कह सकते हैं, है ना। हाउ कुड बी डिस्क्राइब्ड एज फ्यूडल। सो इसी वजह से जॉन के फेयरबैंक एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, सेंट्रलाइज फ्यूडलिज्म, मतलब सेंट्रलाइज्ड भी है और फ्यूडलिज्म भी है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जॉन के फेयरबैंक। सो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो रियल पावर था वो किसके हाथों में था, ये जो डायनेस्टिक मिलिट्री लीडर्स थे शोगुन, उनके हाथों में था रियल पावर। जो बाकुहान सिस्टम था वहाँ पे बाकुफू का, तो शोगुनेट जो है वो दामियोस को भी बहुत सारे श्रेणियों में बांट देते हैं इन टर्म्स ऑफ किसका कैसा रिलेशनशिप है तोकुगावा फैमिली के साथ। जो सोसाइटी थी उस समय जापान के, वो कन्फ्यूशियन ऑर्डर पे बेस्ड थी, उसका अपना प्राकृतिक नियम था, नेचुरल लॉ था, उसका अपना सामाजिक अनुक्रम था, हायरार्की थी सोसाइटी में, है ना। ये सब का यूज़ करके आपका देखा जाता था कि कैसा सोशल कंट्रोल होगा, किसका क्या स्टेटस होगा, कैसा जो है वो मोरल ऑर्डर होगा, वहाँ का आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा हर क्लास के लिए, ये सब कन्फ्यूशन ऑर्डर पे आधारित था। वहाँ का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसको कि शिनोकुशो कहा गया है शॉर्ट में, यानी वॉरियर, फार्मर, आर्टिशन और मर्चेंट। सो सबसे पहला जो वर्ग था दोस्तों वो था समुराय, वो सबसे टॉप पे था इस सोशल हायरार्की में, सोशल अनुक्रम में। इस समुराय में कौन कौन से लोग आते थे, रूलिंग क्लास आते थे, शोगुन्स आते थे, दामियो आते थे और उनके सैनिक आया करते थे। और ये समुराय भी दोस्तों 3 वर्गों में विभाजित थे, अपर, मिडिल एंड लोअर। पीजेंट जो थे वो वो नंबर पे आते थे, सेकंड क्लास थे, और ये एक तरह से कर उत्पादन की मशीनें समझा जाता था उनको, क्योंकि उनका जितना भी अधिशेष बचता था, जो सरप्लस बचता था, वो जो लोग पावर में है वो उसको हड़प लिया करते थे। थर्ड क्लास पे आते हैं आर्टिशंस, मतलब कारीगर, इसमें बढ़ई आते थे, मैकेनिक, बुनकर, आर्टिस्ट, है ना, जो शिल्प कार्य करता, क्राफ्ट्स वर्कर, ये सब इस क्लास में आते थे थर्ड। और जो सबसे निम्न स्तर का, जो सबसे लोएस्ट स्टेज पे जो सोशल ऑर्डर पे रखा गया था वो थे मर्चेंट। एंड इन चारों क्लासेस को अलाउड नहीं था कि वो आपस में इंटरैक्ट करे, है ना। बट ये हर क्लास कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या साइकोलॉजिकली वो उस तोकुगावा रिजीम से, तोकुगावा शासन से दोस्तों खुश नहीं था।
सो अब हम देखते हैं उनकी क्या क्या शिकायतें थी, उनके क्या क्या ग्रीवेंसेस थे। तो समुराय जो था वो भी दुखी था, क्योंकि ऑल दो वो तो सोशल स्टेटस में सबसे हाई पोजीशन पे था, लेकिन फाइनेंशियली वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था, उनका आर्थिक पतन हो चुका था। और जो डे बाय डे जो आर्थिक दिक्कतें बढ़ते जा रही थी, उसकी वजह से इन दामियों और समुराय को ना रिच पीजेंट्स और मर्चेंट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। वो उनसे लोन लेने लगे थे। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो टॉप क्लास है ये कर्जदार होते जा रहा है, ये कर्ज में डूबते जा रहा है। किसके? मर्चेंट्स और पीजेंट्स के, जो कि लो ग्रुप हैं, ये लो क्लास है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से ये जो तोकुगावा सिस्टम का जो नींव था वो पूरा हिल रहा था दोस्तों। एंड सेकेंडली हम देखते हैं कि समुराय की जो नियुक्ति भी होती थी वो उनके स्टेटस के आधार पर होती थी, है ना, कि जो हाई क्लास के जो अपर समुराय रहते थे उनको हाई पोस्ट दिया जाता था। इस वजह से जो लोअर समुराय थे उनमें क्या हो रही थी, निराशा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे हो रहा है दोस्तों? सामाजिक स्टेटस के बेसिस पे हो रहा है, ना कि उनके योग्यता के बेसिस पे। सो ये भी अनहैप्पी थे। आर्टिशंस और पीजेंट्स थे, वो भी तोकुगावारिज्म से खुश नहीं थे, क्योंकि डे बाय डे गरीबी बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार फसल भी नहीं उगा पा रहे थे। मर्चेंट्स भी, वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि ऑल दो अब वो बहुत पैसे थे उनके पास, अमीर थे वो, बट इनको सबसे निचले स्टेटस पे रखा गया था, जिस वजह से इनको बहुत तरह का रोक टोक सहना पड़ता था, बहुत तरह का इनमें हस्तक्षेप होता था, और इनको बहुत ही हाई टैक्स भी देना पड़ता था। इस वजह से ये भी नाखुश थे। सो हम देखते हैं कि जो चारों क्लास थे तोकुगावारिज्म में, कोई इससे खुश नहीं था। सो अब हम देखते हैं हिस्टोरियंस के व्यूज़ दोस्तों, एंड हिस्टोरियंस के व्यूज़ कोट करना इज़ मस्ट एंड मस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करना भी ना भूलें। सो हम हिस्टोरियंस के व्यूज़ देखते हैं। बैरिंगटन मोरे जूनियर का कहना है, जो दामियो, पीजेंट और जो मर्चेंट का जो गठबंधन हो रहा था, उसमें एक एंटी बाकुहान कैरेक्टर भी था, जो कि एक कॉमन कारण था जो तोकुगावा रिजीम को उसके पतन की ओर ले गया। एंड जो सामाजिक हायरार्की का जो सिस्टम था, जिसे कि जॉन के फेयरबैंक ने सेंट्रलाइज्ड फ्यूडलिज्म यानी केंद्रीकृत सामंतवाद भी कहा था, वह टूट गया था। सो नाथियल प्रेफर कहते हैं कि ये जो अच्छा सा जो संतुलन बना हुआ था ना, तोकुगावा क्लैन और जो फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके अटेंडेंट, समुराय, पीजेंट्स, आर्टिशंस, मर्चेंट्स, इन सब के बीच में जो संतुलन बना हुआ था, ये तब तक ही स्थिर रखा जा सकता था जब तक ये लोग इवनली इन सब पे भार दिया जा रहा था, मतलब जब तक ये सभी अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे थे। और जैसे ही ये यूरोपियन मर्चेंट क्लास आते हैं, उनके वजह से ये पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ गया था। अगर हिस्टोरियंस में हम देखें तो मोटे तौर पे दो मेन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ओपिनियन है। पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये मानता है कि हो सकता था कि तोकुगावा सिस्टम बहुत अच्छे से वो और कंटिन्यू रहता, लेकिन ये जो फॉरेन पावर आ गए थे उन्होंने इसकी अथॉरिटी को कमजोर बना दिया था। सेकंड स्कूल इस बात पे जोर देता है कि ठीक है, फॉरेन पावर्स आ रहे थे, लेकिन कमोडोर पेरी के आने से पहले से भी यहाँ पे बहुत सारे इंटरनली क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना अटैक हो रहा था गवर्नमेंट पे। एंड इनफैक्ट 17, 18, 19 सेंचुरी में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, और जो जापान था वो उस समय रेडी था कि हम अब ट्रांसफॉर्म करें इनटू अ न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर। अब जो है जो वर्गों का विभाजन था, रूलर्स, वॉरियर, कॉमनर्स, इन लोगों में अब उसका ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था। राष्ट्रवाद का ग्रोथ हो रहा था, है ना, और डेवलपमेंट हो रहा था इनटू अ मॉडर्न कॉमर्शियल इकोनॉमी, ठीक है। एंड ये जो विदेशी जो आए थे, जो कमोडोर पेरी आए थे, तो उनको ना एज अ सिंबल देखा जाता है फॉरेन इंट्रूजन का, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वो फाइनल इम्पल्स, जो फाइनल प्रतिक्रिया था वो कोलैप्स का,
ठीक है, और जो कि अनअवॉइडेबल, जिसको कि नकारा नहीं जा सकता था। बट जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है उसका ये मानना है कि सिर्फ यही मान लेना कि ये जो कॉमोडोर पेरी आ रहे हैं, जो वेस्टर्न जो इंट्रूजन था इसके वजह से कोलैप्स हुआ, तो ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसलिए वेस्टर्न स्कूल ऑफ जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है उसने और बहुत सारे चीज़ें प्रस्तुत की कि और सारे रीजंस भी हो सकते हैं, कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा रीजंस था इंटरनली जिसकी वजह से भी ये विघटन हुआ था। सो ये जो है डाउनफॉल ऑफ तोकुगावा रिजिम, ये दो चीज़ों का रिजल्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, ये कंजक्शन ऑफ टू प्रोसेस। एक है कि ये आंतरिक रूप से क्षीण हो रहा था, आंतरिक रूप से दुर्बल हो रहा था, इंटरनल डिके। एंड दूसरा है जो है दोस्तों वो ये है कि बाहर से जो पश्चिमी देश है उनका प्रेशर की वजह से। तो इस पे जो जॉन विटले हॉल है वो ये कहते हैं, वेस्टर्न जो प्रेशर हो रहा था उस पर जॉन वाइटने हॉल का कहना है कि ये जो यूएस फ्लीट आया था ना, उनकी जो युद्ध पोत की जो कूटनीति थी उसके माध्यम से उन्होंने जापान को, मतलब जापान का जो द्वार था उसको खोलने का कारण था वो। ठीक है, एंड और इसी वजह से जो कि जापान के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल साबित हुआ। लेकिन हॉल का ये भी मानना है कि जो वेस्टर्न प्रेशर था इसको एट फर्स्ट एज अ थ्रेट माना गया था, लगा था कि ये धमकी एज अ थ्रेट लिया गया था नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से इसको एक थ्रेट समझा गया था। लेकिन सेकेंडली इसे एक विकास की ओर ले जाने वाला समझा गया है ना, स्टिमुलस टू रिफॉर्म, विकास की तरफ ले जाने वाला इसे प्रेशर समझा गया था। जो जापानीज लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे ये जो वेस्टर्न के आने से, क्योंकि वो इस बात से अवेयर थे कि चाइना के साथ क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने चाइना को अपनी वेस्टर्न पावर ने उसे अपनी कॉलोनी बना ली, उन पे जो असमान संधियां थोप दी। सो उनको लगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसके लिए उन्होंने तोकुगावा शोगुनेट को ब्लेम करना शुरू किया कि आप कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, तोकुगावा फॉर बीइंग वीक। एंड ये जो इंटरनल डिके था और एक्सटर्नल प्रेशर भी था जिसने कि साथ में कंट्रीब्यूट किया मेजी रिस्टोरेशन को इन 1868। हम कंक्लूजन देख लेते हैं दोस्तों। तो जो बाकुहान सिस्टम था वो शुरू से ही इसमें बहुत सारी, स्टार्टिंग से इसमें बहुत सारी खामियां थी और वो एक सिक्योर्ड पोजीशन नहीं था, वो उसे एक ना एक दिन उसे गिरना ही था, क्योंकि बहुत सारी इसमें खामियां थी, जैसे कि सोसाइटी में आर्थिक रूप से इनस्टेबिलिटी आ चुकी थी, वेस्टर्न पावर्स का अराइवल शुरू हो चुका था, असमान संधियां होने लगी थी, सोसाइटी का जो नेचर था वो फ्यूडल नेचर था, सामंती उसका स्वरूप था, और जो दामियों, पीजेंट और जो मर्चेंट का आपस में एक अलायंस बन चुका था जो कि कन्फ्यूशंस के बिल्कुल उल्टा था। एंड साथ ही सैंकिन कोताई सिस्टम भी थी। एंड जो दामियों थे अब वो भी मतलब अब साथ नहीं दे रहे थे तोकुगावा का। सो एक टाइम आ ही चुका था कि टाइम ये बाउंड था कि ये कोलैप्स करेगा। सो ये जो तोकुगावा का जो विघटन हो रहा था, ये इसके बहुत सारे रीजंस थे दोस्तों, इंटरनल भी थे एंड एक्सटर्नल भी थे। एंड फाइनली इसने आगे जाकर पेव द वे फॉर द इवेंचुअल मेजी रेस्टोरेशन, आगे जाके इसने मेजी रेस्टोरेशन करवाया इन 1868। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। सो टेक केयर, बाय बाय।